मैं आज आप लोगों को ओ सदानीरा पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देने वाला हूँ। ओ सदानीरा एक निबंध है जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं, फिर सब्जेक्टिव पे। तो प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ऑप्शन है सिपाही की माँ, जूठन, ओ सदानीरा, तिरिच। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स नीचे में बताना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है निबंध, कहानी, कविता, नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निबंध। अब अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन है निबंधकार, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार। इसका सही उत्तर होगा नाटककार, ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र के संस्कृति पर लिखी गई है? ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंपारण। जैसा मैंने पढ़ाया भी है आपको, आप लोग यही ध्यान दीजिएगा कि पार्ट 1 वाले वीडियो में पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन में पढ़ाया है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं दे दिया हूँ, आप लोग आराम से देख लीजिएगा जा करके, ठीक है? क्योंकि उसको जब तक आप नहीं समझेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपसे अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अगला प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जंगलों का कटना। अब जंगल का कटने से होता है, मैं क्या यहाँ पे मैं विस्तार से थोड़ा सा चाहूँगा कि बता दूँ कि जंगल कटने से क्यों ये बाढ़ का मुख्य कारण है। क्योंकि जो जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, वो जकड़े हुए होते हैं, मिट्टियों को जकड़े हुए होते हैं, ठीक है? और जब मिट्टी जकड़ा हुआ होता है तो जब कोई पानी आता है, बाढ़ आता है, तो सब जड़ होता है, अपने में ऑब्जर्व कर लेता है पूरा पानी को। तो इसलिए बाढ़ वहाँ पे नहीं आता उस क्षेत्र में जहाँ पे जंगल ज़्यादा होता है। तो इसी कारण से चंपारण क्षेत्र में बाढ़ ज़्यादा आता था, क्योंकि जंगल कट गया था। अब हम चलते अगले प्रश्न की ओर। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश के। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो इसका ऑप्शन है मौर्य वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश, कर्नाट वंश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्नाट वंश। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? ऑप्शन है दलहन, नील, गेहूं और तिलहन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नील। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा जा सकता है। आपको मैं पढ़ाया था ना पार्ट 1 वाले वीडियो में, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1325 ईस्वी में। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, धांगड़ों को नील की खेती के लिए सिलसिले में कब लाया गया? धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 18वीं शताब्दी के अंत में। अगला प्रश्न है, पुंडलीक जी कौन थे? तो इसका ऑप्शन है गांव का मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक, राजनीतिक नेता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? ऑप्शन है दीप, आधे अधूरे, कोणार्क, ओ मेरे मन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोणार्क। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? विद्या प्रदक्षिणा, विद्या बारिधि, विद्या कामिनी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विद्या बारिधि, ऑप्शन बी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। अब अगला प्रश्न है, माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? माथुर भितिहरवा पहुंचने पर उनसे कौन मिले? तो इसका सही उत्तर होगा पुंडलीक जी। अब अगला प्रश्न है, पुंडलीक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो ऑप्शन है गोखले जी से, गांधी जी से, कृपलानी जी से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा गांधी जी से वो निर्भीकता सीखे, तभी तो वो अंग्रेजों का भी विरोध किए, है ना? जो अंग्रेज कहा वहाँ नियम था कि अंग्रेज अगर कोई आता है तो घर का जो मालिक होता है वो उसके घोड़े के लगाम को पकड़े हुए रहता है। ये बोले मैं नहीं पकड़ूंगा। कौन? पुंडलीक जी। ये निर्भीकता किससे सीखे थे? तो गांधी जी से। अगला प्रश्न बच्चों, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा?
इसका ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, नादिर शाह, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। अब अगला प्रश्न है चंपारण धांगड़ कहाँ से आए? ये भी अच्छा प्रश्न है। चंपारण धांगड़ कहाँ से आए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी छोटा नागपुर। अब अगला प्रश्न है गांधी जी चंपारण कब आए? ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी चंपारण कब आए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अप्रैल 1917 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? ईख से, तंबाकू से, मसाला से, नील से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नील से। देखिए इस पे मैं थोड़ा सा बात बता दूं, ऐसे मैं पार्ट 1 वाले वीडियो में चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था वहाँ बताया था। देखिए तीन कठिया का मतलब होता है कि वहाँ नियम था चंपारण में, अंग्रेज लोग लगा दिए थे ऐसा नियम कि जिसके पास 20 कट्ठा जमीन है वो 3 कट्ठा जमीन पे नील की खेती उसको करना एकदम आवश्यक है, तो उसको करना। तो वही 3 कट्ठा पे जो नील की खेती उसी को 3 कठिया कहा जाता था। वो किससे संबंधित है? नील से। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? इसका ऑप्शन है भिखनाथोरी, बगहा, रामनगर, भितिहरवा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है भिखनाथोरी। अगला प्रश्न है बराज कहाँ बन रहा था? इसका सही उत्तर होगा भैंसा लोटन में। बराज कहाँ बन रहा था? तो भैंसा लोटन में। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? ऑप्शन है कदली वन, आम्रवन, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, अपना भवन। इसका सही उत्तर होगा आम्रवन। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा इसको। आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्रवन। आम्रवन तो आम का बगीचा सौंपा था आम्रपाली ने तथागत को। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एक महुए के पेड़ के नीचे। अगला प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1918 को, 17 अगस्त 1917 को, 20 सितंबर 1917 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 16 जुलाई 1917 को। यह भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर ने। जैसा कि उनकी जीवनी जब मैं पढ़ रहा था पार्ट 1 में तो वहाँ भी मैं बताया था इस बात को। अगला प्रश्न है कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर होगा रेशम टाई माथुर जी की कृति नहीं है। मेरी बांसुरी, बंदी और कोणार्क ये तीनों माथुर जी की कृति है, लेकिन ऑप्शन सी माथुर जी की कृति नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? फिर है जानवर और जानवर, कहानी, नई कहानी, यायावर रहेगा याद, भोर का तारा। इसका सही उत्तर होगा यायावर रहेगा याद। समझ गए? इसका यायावर रहेगा याद ये किनका है? अज्ञे जी की रचना, ये इनका नहीं है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निबंध। निबंध जो है निबंध है। बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो निबंध में है, मतलब बोलते क्षण एक निबंध है। अगले प्रश्न को देखते हैं ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन है गंगा, गंडक, यमुना, महानदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंडक नदी। जैसे देखें आप गंडक नदी का ही उसमें वर्णन हुआ ज़्यादातर। तब अगला प्रश्न है थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? थारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी थार से। देखिए पूछा जा सकता है इस बात को, व्याकरण में भी पूछा जा सकता है थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थार से है। अगला प्रश्न है बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर ने। अब अगला प्रश्न है ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एक नाटक है ओ मेरे सपने। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2500 वर्ष पहले। अब अगला प्रश्न है राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक का। अब अगला प्रश्न है
ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ऑप्शन में इसका ए होगा, इसका सही उत्तर ए होगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। अब अगला प्रश्न है, कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? इसका सही उत्तर जगदीश चंद्र माथुर होगा, ऑप्शन बी। कोणार्क एक नाटक है बच्चों, मैं आपको बता दूं, उसके नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अब अगला प्रश्न है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। मतलब अगला प्रश्न कहने का मतलब है बच्चों कि अब मैं चलता हूं, ये तो मैं सब्जेक्टिव आपको बता दिया हूं, अब मैं ऑब्जेक्टिव बता दिया हूं, अब मैं सब्जेक्टिव की ओर बात करूंगा। अब सब्जेक्टिव बताना भी है इसी पार्ट में, तो अब सब्जेक्टिव पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग मेरा चैनल भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अब मैं सब्जेक्टिव की ओर बात करता हूँ। सब्जेक्टिव में है, प्रथम प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के प्रचंडता का बढ़ने का कारण क्या था? समझ गए? तो वही आपको बताना है। तो बच्चों आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, इसका उत्तर है, चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था जो कि पानी को रोकता था। घना जंगल था तो पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद वो महावन समतल हो गया। बाढ़ के पानी का बहाव में कोई रुकावट नहीं होता था। मतलब बाढ़ जब आता था तो उसका, जब पानी आता था, कहीं जंगल होता था तो क्या होता था, सभी वृक्ष की जड़ें उस पानी को रोक करके रखता था, तो सब अपने में ऑब्जर्व कर लेता था, तो पानी ज़्यादा नहीं हो पाती थी। पर जब जंगल कट गया, कोई वृक्ष ही नहीं है, तो फिर कहाँ पानी रुकेगा? कहीं रुक सकता है? नहीं रुक सकता था। और वहाँ बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगा। जब पानी रुकेगा ही नहीं तो ऐसे पेड़ पौधे रोक लेते थे। जब पानी या पेड़ पौधा नहीं है तो फिर पानी को कौन रोकेगा? अब पानी एकदम अपनी गति से बढ़ता चला जाता है। वही बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण यही है। चंपारण में देखते हैं हर साल वहाँ बाढ़ आता है लगभग। अब अगला प्रश्न है, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या असर है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कीमियाई प्रक्रिया मतलब रासायनिक प्रक्रिया का क्या असर है? इसका उत्तर है, हमारे यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज्य था। प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति आदि नेपाल तथा मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि है। यही इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया है। मतलब इतिहास में कुछ चीज़ें, इतिहास से हम लोग कैसे कुछ चीज़ों को लिए, तो वही कहा जा रहा है कि जो इतिहास के जितने भी शासक थे, जैसे नेपाल मिथिला के विजय यात्रा पर आए और यहीं बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त, मतलब सुदूर दक्षिण का रक्त संस्कृति इस प्रदेश की निधि है। मतलब चंपारण क्षेत्र में नेपाल के कुछ लोग आए, मिथिला के आए, है ना, चालुक्य के, मतलब चालुक्य वंश के कुछ राजा आए थे, सब आए, मतलब बहुत पहले। तो उन लोगों का क्या हुआ, उन लोग संस्कृति का, उन लोग का जो रहन सहन खान पान था, जीने का जो तरीका था, वो सब किनको मिला? चंपारण क्षेत्र के लोगों का को सबके साथ मिल गया, तो सब क्या हो गया? तो वही है ये इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया है। अब अगला प्रश्न है, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, ओराव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। ओराव शब्द में धांगड़ शब्द का क्या अर्थ होता है? भाड़े का मजदूर। कहीं धांगड़ आएगा, हो सकता है पूछ दे, धांगड़ का मतलब भाड़े का मजदूर, याद रखिएगा। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज हैं। बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज है। इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ लाया गया था। तो नील की खेती करने के लिए धांगड़ लोगों को, जो भाड़े का मजदूर को लाया गया था। अब ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। तो इसका उत्तर है, थारू कौन थे? अब पहले ये समझना है, थारू कौन थे? थारू थे जो राजस्थान से आए थे, थार प्रदेश से आए थे। थार मरुस्थल से जो लोग आए थे उनको थारू कहा गया। थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। थारुओं के लिए कला उनका महत्वपूर्ण अंग है।
उनकी कला सराहने के योग है। वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली सिंक की टोकरी बनाते थे। मतलब जो थारू लोग होते थे वो क्या बनाते थे, धान उनको रखने के लिए वो अलग अलग टोकरी बनाते थे। जो मतलब कि जो राजस्थान के लोग थे, जो थार मरुस्थल के जो लोग थे, उन लोग को हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा बनाना आता था। कुटीर उद्योग मतलब जो घर उर में बनाते हैं जितना सामान, वो सब बहुत अच्छे से बना लेते थे। तो ये धान रखने के लिए छोटा छोटा सिंक बनाते थे, पात्र बनाते, सिंक बने रखने वाला पात्र। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक थे उनमें से उनकी कला नजर आती थी। शिकारी और किसान के काम आने वाले जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते थे उनमें भी उनकी बहुत ही सुंदर कला दिखती थी। कहने का मतलब जो शिकारी और किसान के काम में जो भी सामान आता था उन लोग उन सामानों को भी घर में ही वो बना लेते थे। ठीक है, जैसे खुरपी वगैरह हो, ये सब क्या अपने घर में बना लेते थे। झाड़ू है तो घर में ही बना लेते थे, बहुत सारी चीज़ें थे। हाँ, तो उसमें उनकी बहुत सुंदर कला दिखती थी। इन सब कलाओं के अतिरिक्त सबसे मनोहर कला थी नववधू का अनोखा कर्तव्य। देखिए बहुत अच्छा बात है यहाँ पे, इन सब कलाओं के अतिरिक्त एक सबसे अच्छा मनोहर का था, जो मन को हरने वाला था, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था, वो था नववधू मतलब नई नवेली दुल्हन का अनोखा कर्तव्य। उन लोगों में ऐसा रिवाज था कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती थी। मतलब जो नई दुल्हन आती थी ना, तो वो लोग पति के लिए खाना लेकर के दोपहर में, मतलब नई दुल्हन ही जाती थी लेकर के खाना। ठीक है, कितना अच्छा परंपरा था। उनका जो झुमका था, पायल था, वो झनझन करता था, बजता था, एक मनोरम दृश्य होता था। वधू जब ये काम पहली बार करती है तो माथे के ऊपर पीढ़ा पर रखे सिंक से बनी टोकरी में खाना लेकर उसे दोनों हाथों से संभालते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ खेतों में जाती है। दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। मतलब एक टोकरी लेती है माथे पे वो नई नवेली दुल्हन, और उसमें भोजन को रख करके वो ले करके जाती है। वो उसमें एक आवाज़ निकलता है, वो पायल वायल का, झुमका उमका का नहीं समझे, एक आवाज़ निकलता है जो एकदम मधुर मधुर लगता है लोगों को सुनने में। तो ये कहाँ की संस्कृति का परिवेश है, ये कहाँ की संस्कृति है, ये राजस्थान की। तो राजस्थान की संस्कृति है, तो बिहार में आए तो बिहार में भी उन चीज़ों को करने लगे। जैसे देखिए बिहार के लोग जाते हैं जब गुजरात या कहीं भी, तो अभी जैसे छठ का समय चल रहा है तो छठ वहाँ भी वो करते हैं जो बिहार के लोग होते हैं। महाराष्ट्र में हैं, कोई दिल्ली में, तो वहाँ भी वो छठ करेंगे ही करेंगे, है ना। तो वही चीज़ें हैं। तो जैसे ये सब राजस्थान से आए थे तो यहाँ भी क्या इस तरह की परंपराओं को, रीति रिवाजों को वो पालन करने लगे बिहार में भी। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अंग्रेज नील्हे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। अंग्रेज नील्हे मतलब जो नील की खेती करते थे, अंग्रेज नील्हे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को, फंस जाइएगा अगर नहीं इसको ध्यान रखिए। इसलिए मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ इस चैप्टर को। इससे क्वेश्चन तो जरूर आएगा क्योंकि इतिहास से संबंधित है, महात्मा गांधी का स्थान है, ये जरूर पूछेगा इससे प्रश्न। अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। उस समय नील की बहुत मांग थी क्योंकि नील से ही रंग बनाए जाते थे। 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया था अंग्रेज ठेकेदारों ने, और उस समय नील की बहुत मांग थी क्योंकि नील से ही रंग बनाया जाता था। समझ रहे हैं इस बात को। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेज ने बहुत अत्याचार किए। वे किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। मतलब अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों को ऐसा कहा गया था कि हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना है। समझ रहे हैं ना, इस बात को जरूर लिखिएगा आंसर में कि हर किसानों को नियम बना दिया था कि 20 कट्ठा जमीन पे 3 कट्ठा तो एकदम ये लगाना ही लगाना है। समझ रहे हैं ना। हम लोग का बहुत ज़मीन होता है तो उसमें देखते हैं हम लोग सब 2-3 कट्ठा छोड़ करके रखते हैं, जिसके लिए तो खेती, जैसे उसमें सब्जी उपजा लेंगे, प्याज उपजा लेंगे, लहसुन उपजा लेंगे घर में खाने के लिए, हल्दी उपजा लेंगे, कुछ चीज़ों को हम लोग रखते हैं। तो उसी तरह से अंग्रेज लोग भी उस समय कहा कि 20 कट्ठा अगर आपके पास ज़मीन है, 3 कट्ठा तो हमारे लिए नील की खेती करने के लिए आपको रखना ही रखना पड़ेगा। अब आगे है, किसानों के घर में शादी विवाह या कोई खुशी का माहौल होता था तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। मतलब अंग्रेज लोग के यहाँ अगर कुछ शादी विवाह कुछ होता था, बढ़िया अवसर होता था, पार्टी वार्टी, तो उन लोग के यहाँ हम लोग को मतलब भारतीय किसानों को, मजदूरों को कुछ नजराना भेजना पड़ता था। नजराना मतलब उपहार कुछ भेजना पड़ता था, नहीं तो वो गुस्सा जाएंगे और आप पे अत्याचार करेंगे। सब नियम था। कितना सोचिए, वो सब लोभी थे अंग्रेज लोग, क्या उनका बारे में, वो सब तो बहुत एकदम समझिए भ्रष्ट व्यक्ति थे। साहब बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए पैसे किसानों से वसूले जाते थे। ये सब अत्याचार किया करते थे अंग्रेजों ने किसान पर। मतलब अगर वो बीमार पड़ गया कोई अंग्रेज अधिकारी तो उन लोगों को, हम लोग को
इलाज के लिए पैसा हम ही लोग को देना पड़ता था, मतलब किसान लोगों को ही। सोचिए कितना बेकार चीज़ है ये सब, कि आप बीमार पड़ेंगे, आपके घर में विवाह हुआ तो हम क्यों भेजेंगे भाई? ये सब अत्याचार ही हुआ ना, हम लोग को डर से देना पड़ता था तो हमारे पूर्वजों को। अब अगला प्रश्न है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। अंग्रेज के साथ वहाँ बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बगावत मतलब युद्ध, लड़ाई, समझ रहे ना, उनके खिलाफ ही की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगर एक क्रांतिकारी विचार एवं बगावत अन्य जगहों पर फैल जाता तो अंग्रेजों का बहुत भारी नुकसान होता। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, इसलिए वे गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। समझ रहे इस बात को? अरे कहने वाले पुल बना देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर उधर जाने लगेंगे, तो हर जगह क्या होगा, हमारे प्रति मतलब अंग्रेज हो जाए, हमारे प्रति सब विरोध करने लगेंगे, सब एक दूसरे को भड़काने लगेंगे, तो हमारा फिर शासन क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। यही सब बातें थी, इसलिए पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें लगभग प्रश्न महत्वपूर्ण ही है, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। गांधी जी के विचार से आर्थिक समस्या को दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। समझ रहे हैं ना? गांधी जी कहते हैं कि आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय क्या है? शिक्षा। गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहाँ के 3 गांव बड़हरवा, मधुबन, भितिहरवा में आश्रम विद्यालय की स्थापना की। समझ गए? उन विद्यालयों की जिम्मेदारी गुजरात, महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ताओं को दिया गया। विदेशों से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहाँ रखे गए ताकि संचालन अच्छे से हो। देखिए मैं बता दूं, गांधी जी ने वहाँ शिक्षा की व्यवस्था के लिए 3 गांव को में मतलब आश्रम को खुलवाए, स्थापना किए, और जो उनके बाहरी जो मित्र थे महाराष्ट्र के, गुजरात के, उन सब लोगों को उनके देखभाल का कार्यकर्ता के रूप में उनको वहाँ नियुक्त किए। और जो लोग विदेश से भी शिक्षा प्राप्त किए थे उनको भी वहाँ सेट किए कि आप लोग इन सब बच्चों को यहाँ शिक्षा दीजिए ताकि हमारा अगली पीढ़ी अंग्रेजों का गुलामी न कर पाए। बहुत अच्छा प्रश्न, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? गांधी जी की शिक्षा का मुख्य मकसद था कि बच्चों में संस्कार एवं उत्तम चरित्र हो। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वो छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय उन्हें बौना बना देती है। समझ रहे हैं इस बात को? ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो हमको लग रहा है पक्का पूछेगा, पूछना चाहिए इस प्रश्न को। गांधी जी कहते थे अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो छोटे बच्चों के चरित्र एवं बुद्धि का विकास करने के बजाय उन्हें बौना बना देती है। मतलब जो अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति उनके बारे में कर रहे हैं कि बच्चों का विकास नहीं करते, वो बच्चों का और बौना बना देते हैं। गांधी जी ने बौना कैसे बना देते हैं? उनको पढ़ाई का बोझ इतना ज़्यादा लाद देते हैं कि उससे वो बच्चा परेशान हो जाता है। गांधी जी ने कहा कि जो बच्चे आजीविका के लिए नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। गांधी जी का यह भी विचार है वो ज्ञान स्कूल में प्राप्त करेंगे, उनका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन में करेंगे। कह रहे हैं कि जो बच्चा औद्योगिक शिक्षा लेना चाहता है, जो कॉमर्स का शिक्षा लेना चाहता है, जो व्यापार का शिक्षा लेना चाहता है, जो टेक्निकल कंप्यूटर का शिक्षा लेना चाहता है, टेक्निकल इंजीनियरिंग का शिक्षा लेना चाहता है, उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे यहीं स्कूलों में ही, और वहीं से वो सीख पाएंगे। और जो बच्चे कुछ सीखते हैं तो वो अपना कुछ ज्ञान का खेती पे भी उपयोग कर सकेंगे। मैं इस तरह का शिक्षा दूंगा। इसीलिए देखिए एग्रीकल्चर का भी पढ़ाई होने लगा, इंजीनियरिंग का पढ़ाई होने लगा, कॉमर्स की पढ़ाई होने लगा, है ना? तो यही सब कारण था। अब अगला प्रश्न है, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। एक गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, वो गांधी जी के आदर्शों को मानते थे, जिन्हें गांधी जी 1917 में बेलगांव से भितिहरवा बुलाया था। पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलाया था ताकि वो आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दें और साथ ही साथ ग्रामवासियों के दिल से अंग्रेजों के प्रति भय को दूर करें। मतलब वो तो खुद निर्भीक हुए और अंग्रेजों का जो भय था लोगों के मन में, ग्रामवासियों के मन में, उस भय को भी दूर करने का काम कौन करते थे? पुंडलिक जी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है? गांधी जी के चंपारण आंदोलन के 2 मुख्य सीख है, निर्भीकता और ईमानदारी।
गांधी जी ने निर्भीक होने की शिक्षा पुंडलिक जी को दी और पुंडलिक जी ने वो शिक्षा पूरे गांव वालों को दी। तो गांधी जी से कौन सीखे? पुंडलिक जी वो निर्भीकता की शिक्षा, ईमानदारी की शिक्षा, और फिर पुंडलिक जी पूरे गांव वालों को शिक्षा को दिए, समझाए। गांधी जी में सबसे बड़ी विशेषता ईमानदारी की यह थी कि सत्यता को तोलना, मतलब सत्य को तोलते थे वो, मतलब सत्य को अपनी आंखों से देखते थे, उसके बाद उस पर अपना प्रतिक्रिया देते थे। अर्थात वो आंदोलन के समय किसी भी खबर के बारे में सुनते थे तो पहले उसे अच्छी तरीके से अपने अनुसार जांच पड़ताल कर लेते थे, उसके बाद कुछ लिखते या बोलते थे। अब अगला प्रश्न है बच्चों, अर्थ स्पष्ट करना है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आशय स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ सदानीरा से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पृथ्वी पर सुख भोगने वाला मानव और धर्म का अंधे की तरह अनुकरण करने का भाव रखने वाला मानव जिस प्रकार विशाल जंगल को काट दिया, उसी प्रकार मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया। साथ ही साथ कई धर्म स्थलों को तोड़ा, अर्थात मानव को जिससे सुख मिलता है वो उसी को नष्ट कर रहा है। अतः वसुंधरा भोगी मानव, वसुंधरा मतलब पृथ्वी पर भोग करने वाला, विलास करने वाला मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू। कह रहे हैं कि वसुंधरा भोगी, जैसे हम लोग मनुष्य को जो सुख देने वाली चीज़ें हैं, जैसे दो चीज़ें, एक तो आप समझ लीजिए ये जंगल हम लोग को कितना सुख देता था, उससे हमारा ऑक्सीजन बना रहता था, वायुमंडल का आवरण सही बना रहता था, है ना, टेम्परेचर सही होता था। पर अब क्या है, और मूर्तियों को तोड़ते चले गए। जो अंग्रेज लोग, मुसलमान आए आक्रमणकारी, अंग्रेज मूर्तियों को तोड़ने लगे और जंगलों की कटाई करने लगे। तो इससे क्या हुआ, हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्षति हुआ, मनुष्य को बहुत ज़्यादा क्षति हुआ। इसीलिए तो आज की डेट में आप देख रहे हैं, जब हमारे यहाँ जंगल सही नहीं तो बाढ़ बढ़ते जा रहा है, कितना ज़्यादा देखिए बाढ़ आ जाता है, तो कभी अकाल पड़ जाता है, मतलब कभी पानी समय पे नहीं पड़ता। तो ये सब किसका, जंगल का ही प्रभाव है। और दूसरा क्या कि मूर्तियों को तोड़ते हैं, जो सब मूर्ति का क्या होता है, पानी में ही उसका चला जाता है। गंगा नदी गंदगी से क्यों भरा है? क्योंकि हम लोग जितना भी पूजा पाठ का सामान होता है सब गंगा नदी में ही बहा देते हैं, घाट के किनारे पूजा करते हैं, गंगा नदी में बहाते हैं, तो वही सब चीज़ें हैं यहाँ। तो उससे गंगा नदी हमारा क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तो धर्मांधी हुआ ना। अब अगला प्रश्न है, कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करते हैं। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक हरिश्चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध सदानीरा से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से चंपारण की भूमि का गुणगान किए हैं। उन्होंने कहा है कि यह भूमि महान है। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान के लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध सदानीरा से लिया गया। यहाँ अनेक बाहरी व्यक्ति आए एवं आक्रमणकारी भी आए। उन्होंने यहाँ तो इस पावन भूमि को क्षति पहुँचाया, यहाँ आकर बस गए, किंतु धन्य है ये इस भूमि की सहनशीलता एवं उदारता, जो उसने अत्याचार होते हुए भी सबको भुला दिया और क्षमा कर दिया। अब अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, नीलहे गोरो और गांधी जी से जुड़े प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए ये सब जो प्रश्न है ना, और अगला ये सब प्रश्नों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर और है। अगला प्रश्न है, चौर और मन किसे कहते हैं? चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है? जब चंपारण में बाढ़ आती थी तो उपजाऊ मिट्टी छूट जाते थे, क्योंकि नदी अपना पूर्व रास्ता बदल देती थी। तो इस प्रकार उसकी बनावट पर उन्हें चौर और मन कहा गया। समझ रहे हैं ना? जब वहाँ चंपारण में बाढ़ आई तो उपजाऊ मिट्टी क्या होता था, छूट जाता था, और अपना नदी अपना पूर्व का रास्ता बदल देती थी। तो उसी को क्या कहते थे, चौर कहते थे, और मन कहा गया। चौर उसे कहा गया जिनमें पानी जाड़े या गर्मी में कम हो जाता है। चौर में पानी गर्मी या जाड़े में क्या हो जाता था, कम हो जाता है। इसमें खेती आसानी से होती है। मन गहरे और विशाल ताल होते हैं। अब मन किसको कहते हैं, मन को समझना है। मन गहरे और विशाल ताल होते हैं, इसमें आसानी से खेती नहीं हो पाती थी। चौर में गर्मी या ठंडा में पानी क्या हो जाता था, कम हो जाता था, उससे खेती किसान लोग आराम से करते थे। और मन क्या होता था, मन में कभी भी पानी एकदम भरा, गहरा पानी भरा होता था, पानी से लबालब होता था उसको। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चौर और मन किसे कहते हैं और दोनों में क्या अंतर हो सकता है, पूछ दिया जाए, इसलिए मैं बता दिया हूँ। अगला प्रश्न है, कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी? बुद्ध पंडुई नदी के सहारे भिखनाथ, थोरी, भितिहरवा, रामपुरवा, लौरिया, नंदगढ़, अरेरा, केसरिया होते हुए मगध के जंगलों तक पहुँचे। ठीक है,
तो यही इसका उत्तर है। अब हमारा प्रश्नोत्तरी का सत्र क्या होता है, समाप्त होता है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं सब कुछ आपको बता दिया हूँ, कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसी को आपको पढ़ना है, ध्यान में सबको रखना है। अब अगले दिन मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं अगले दिन चैप्टर 8 लेकर के आऊँ।